नमस्कार साथियों, DSSB TGT का मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने बाबर का टॉपिक कंप्लीट किया था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में भारत में पानीपत के युद्ध के बाद हो चुकी है। अभी तक की टाइमलाइन की बात करी जाए, 610 में इस्लाम के आने के बाद से सबसे पहले हम गजनवी पढ़ के आए। कासिम आया था बहुत कम समय के लिए, 711 ईस्वी में कासिम आया था। उसके बाद गजनवी और उसके बाद तुर्कियों में मोहम्मद गौरी, इनके अटैक्स भारत पे हुए। गौरी का गुलाम था, आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक, उसके बाद इल्तुतमिश अगला राजा, उसके बाद आई थी रजिया और फिर बलबन एक मुख्य शासक के रूप में आया। गुलाम वंश के बाद अगला आपको याद होगा खिलजी वंश, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी और फिर मुबारक खिलजी। खिलजियों के बाद तुगलक वंश भारत के अंदर आया, दिल्ली सल्तनत में बैठा। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक। तुगलकों के बाद बारी थी सैयदों की। सैयद वंश बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 37 साल के लिए राज कर पाया। संस्थापक था इनका खिज्र खां। उसके बाद तीन और इसके वीक सक्सेसर, वीक उत्तराधिकारी आए, जो थे मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह। तुगलकों के ही समय आपको याद होगा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बना था, जिसको हरिहर और बुक्का ने सेटअप किया था। इसके अलावा हसन गंगू द्वारा स्थापित बहमनी साम्राज्य भी, ये दोनों डिटेल में हम पढ़ के आए। सैयदों के बाद लोदी दिल्ली में स्थापित हुए। संस्थापक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है बाबर के विरुद्ध 1526 में, और यहां पे बाबर जीतने के बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर के टॉपिक में हमने कल क्या क्या किया था, याद होगा आपको। बाबर कहां से आया था? फरगना का शासक था ये। 11 वर्ष की उम्र में वहां का राजा बन गया था पिता की मृत्यु के बाद। फरगना और फिर समरकंद पे भी थोड़ी समय के लिए राज किया। तैमूर का वंशज था ये, तैमूर लंग का। इस वजह से हमेशा से बाबर से एक्सपेक्टेशंस हमेशा से थी कि बाबर बहुत बड़ा योद्धा बनने वाला था। बाबर इसके बाद थोड़े समय के लिए बीमार हुआ, दर दर की ठोकरें खाई और फिर जाके अफगानिस्तान में वापस अपना बेस बनाया। काबुल जीता और अफगानिस्तान में सेटअप हुआ था। उसके बाद वापस प्रयास किए थे समरकंद को जीतने के, लेकिन जीत नहीं पाया। भारत की तरफ आंख बढ़ाई। भारत की उस समय की जो स्थिति थी, पॉलिटिकल स्थिति, पिछली क्लास में डिटेल में बात की थी। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे? सांगा था, दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठा था, सांगा राजस्थान में थे। इसके अतिरिक्त गुजरात में बहादुर शाह था, बंगाल में नुसरत खान था, और विजयनगर और बहमनी जो थे वो दक्षिण में अपनी लड़ाई आपस में लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के अंदर एक हिंदू राज्य और था। उड़ीसा में मालवा के अंदर मेदिनी राय महमूद खिलजी के अधीन प्रधानमंत्री था। ये भारत की उस समय की पॉलिटिकल स्थिति थी। बाबर ने अपने पत्ते किसी को दिखाए नहीं, एक तरह से छुपा के रखे अपने प्लान्स। सांगा और दौलत खां लोदी द्वारा इनवाइट किया गया था पानीपत की लड़ाई में। हराया था इसने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जो युद्ध भूमि में मारा गया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की भारत में। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया था कि बाबर भारत में पानीपत से पहले भी 4 आक्रमण और कर चुका था। पहला आक्रमण था बाजौर का, उसके बाद पंजाब का भी कुछ एरिया इसने अधिकार कर लिया था। कुल मिला के 4 आक्रमण करके, और भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति थी, भारत में जो राजा थे, इन शासकों की लड़ने की जो टेक्निक्स थी, उनके बारे में अच्छे से एक अनुभव ले चुका था। बाबर अपनी नई टेक्निक्स लेके आया था। तुलगुमा पद्धति याद होगी आपको, पिछली क्लास में बात की थी। सेना को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। सेंटर का पार्ट जो था उसके पीछे तोपखाना रहता था। तो बाबर की एक हाईलाइट उसका तोपखाना भी था। एक स्ट्रॉन्ग तोपखाना बाबर की एक हाईलाइट थी, जिसकी वजह से बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीतता है। उसके बाद खानवा में सांगा को चैलेंज करता है, युद्ध जीता खानवा का। खानवा के बाद में अगला युद्ध जो था वो था चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। चंदेरी के बाद अगला युद्ध था घाघरा का, घग्गर नदी के किनारे अफगानों को वापस कराया। ये बाबर की लाइफ की स्टोरी थी। 4 मेजर युद्ध थे। इनके लिए ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो, पान खाना देर से घर पे।
इस तरह से याद रह सकता है आपको, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, पान खाना देरी से घर पे। और यह ट्रिक आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके अलावा नोट्स में भी दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाबर की और हाइलाइट्स क्या थे। बाबर के समय पे चांदी के कुछ सिक्के चलाए गए थे जिन्हें कहा गया था शाहरुख। इसके अतिरिक्त बाबर ने चारबाग स्टाइल की एक बगीचे बनाने की जो टेक्निक थी बाबर के समय की, वो प्रसिद्ध हुई और मुगल सल्तनत के अंदर जो भी बगीचे बनाए, जो भी आगे के मकबरे बने, उनके चारों ओर जो बगीचे लगाए गए, वो इसी स्टाइल के देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बाबर की एक किताब लिखी गई थी बाबर ने अपनी, बाबरनामा नाम की, जिसको तुजुक ए बाबरी भी बोला जाता है। ये बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने खुद लिखा था विजयनगर साम्राज्य के बारे में या सांगा के बारे में, इन सब के बारे में, भारत की उस समय की पॉलिटिकल स्थिति के बारे में अच्छे से जिक्र किया है और इतिहास के मेन स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है। ये था हमारा अभी तक का टॉपिक। बाबर की मृत्यु कैसे हुई याद होगा आपको, 1530 के अंदर लास्ट में बीमार होकर मर गया था, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये थी बाबर की स्टोरी। क्विक रिवीजन करने में हमें मुश्किल से आप अपनी घड़ी का टाइम देख सकते हो, 5 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट से भी शायद कम लगा होगा, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि आपको एक सिलेबस से बांध के रखा जाए, आप नया याद करो, पीछे का नहीं भूलो, इसलिए ये जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक हुमायूं के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हुमायूं 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली में गद्दी पे बैठा। अब हुमायूं के बारे में ऐसा बोला जाता है, बाबर की जब मृत्यु हुई 1530 में, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि बाबर ने अपने बेटे को, एक तरह से हुमायूं बीमार पड़ गया था, वो एक स्टोरी थी जिससे सही थी या नहीं थी, लेकिन ये बात पता जरूर चल रही थी कि बाबर हुमायूं से बड़ा प्रेम करता था। तो बाबर ने हुमायूं को यह भी जिम्मेदारी दी थी कि अपने बाकी के जो भाई थे उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए। बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, उस समय हुमायूं जो था ये सुम्भुल यूपी में है, यहां का गवर्नर था, इंपॉर्टेंट प्रदेश था सुम्भुल का, यहां का गवर्नर हुमायूं था, बाहर था, मतलब दिल्ली से बाहर था। 4 दिन लगे इसको बाबर की मृत्यु के बाद में, 4 दिन बाद में सुम्भुल से हुमायूं जो था वापस दिल्ली आया और दिल्ली आके गद्दी में बैठा। 4 दिन का फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? उससे पहले थोड़ा सा हुमायूं के बारे में बात करते हैं। अब जो हुमायूं सुल्तान बन गया है, इसके आरंभिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो हुमायूं, आपको याद होगा कि बाबर जब दर दर की ठोकरें खा रहा था, आके अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया था, जीता था, तब काबुल के किले में हुमायूं का जन्म हुआ था। काबुल में जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई करवाई गई थी, ज्योतिष विद्या में अच्छा से निपुण था ये, खुद लड़ने की भी सैन्य शिक्षा भी दी गई। पर एक तरह से वो होता है ना कि कई बच्चे होते हैं जो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेते रहते हैं, या आर्मी किड्स जो होते हैं, आर्मी में जो हमारे जवान भर्ती होते हैं, उनके बच्चे, उनके साथ ये समस्या रहती है कि एक स्कूल से दूसरा स्कूल सेशन के बीच में ट्रांसफर हो गए, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब तो होती है। हुमायूं का पिता भी एक तरह से योद्धा था, और योद्धाओं की यही एक उस समय पे बाबर की स्पेशली एक समस्या थी कि बाबर एक जगह पे रुक के रह ही नहीं पा रहा था, ऑलवेज ऑन द मूव, हमेशा गतिमान था, कभी काबुल, कभी दिल्ली, कभी आगे पानीपत में लड़ाई कर रहा है, कभी घाघरा के लिए, इस तरह से मोबाइल था बाबर। अब बाबर के केस में फिर इस चीज का फर्क पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पे। हुमायूं का भी ऐसा ही था कि हुमायूं को कहने के लिए शिक्षा मिली थी, लेकिन एक्सपीरियंसेस नहीं मिले थे इतने ज्यादा, और बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी, क्योंकि बाबर का पुत्र था, मरने का भी खतरा था। तो इस वजह से हुमायूं के साथ में एक सेना की टुकड़ी रहती थी, और हुमायूं को हालांकि कुछ अभियानों पे भेजा गया था। हिसार जीता था हुमायूं ने, जब बाबर अपने पिता बाबर जो भारत की तरफ अभियान कर रहे थे, मैंने बताया था 4 शुरू में अभियान किए थे, तभी हिसार की तरफ एक टुकड़ी भेजी थी जिसमें हुमायूं को लीडर के रूप में भेजा गया था। बड़े सेना नायक भी साथ में थे, तो वही था कि नाम के लिए एक तरह से कि हुमायूं की लीडरशिप थी, पर वहां पे हिसार पे कब्जा जमाया था। अब हुमायूं के बारे में ऐसी चीजें, कैरेक्टर के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं कि एक्सपीरियंस नहीं थे, क्योंकि जो इसके अनुभव की कमी थी वो बाद में इसके राज में बार बार दिखी। हुमायूं जब 1530 में राजा बना, उस समय पे मैंने बताया आपको 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचा।
ये 4 दिन का जो वक्त लगा था, इसके बारे में कई इतिहासकारों ने बोला है कि बाबर के कुछ मिर्जा बंधु जो थे वो गद्दी हथियाना चाहते थे। इसके बारे में पूरा फैक्चुअल प्रूफ उतने नहीं है, लेकिन एक बात होती है कि बिना आग के कभी धुआं निकलता नहीं। जब इतनी खुसर फुसर हो रही है, कुछ ना कुछ तो, और स्वाभाविक सी बात है जिस समय के जिस कालखंड में हम लोग जी रहे थे अभी, ये मध्यकालीन भारत, यहाँ पे बहुत ही आम चीज थी ऐसी कि पिता उत्तराधिकारी डिक्लेयर करके गया है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई बाकी के आमिर गद्दी को हथियाने की सोची। हालांकि ओवरऑल लास्ट में हुमायूं गद्दी पे बैठ गया 1530 में। दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद अब ये कांटों भरा ताज था हुमायूं के। कैसे? दिल्ली की जो नई अब मुगलिया सल्तनत नई तैयार हुई है। बाबर अपने 4 सालों में 4 बड़े युद्ध करके दिल्ली में मुगलों को स्थापित तो कर गया, लेकिन मुगलों के दुश्मन अभी भी जिंदा थे। जो परेशानियां थी अब हुमायूं के सामने, इंटरनल और एक्सटर्नल देखी जाए तो वो कौन कौन थी? अब ये हमारे इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिल सकता होगा, लेकिन जो हम हुमायूं का जो जीवन का सफर आगे देखेंगे, हुमायूं के जीवन के मेजर युद्ध, उनके लिए ये पढ़ना जरूरी है कि हुमायूं की समस्याएं क्या है। 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो आंतरिक स्तर पे, दिल्ली में गद्दी पे जब ये बैठा हुमायूं, तो मैंने आपको बताया शुरू में कि मिर्जा कौन थे? बाबर के जो सगे संबंधी थे उधर के फरगना और समरकंद के, जिनको इंपॉर्टेंट पोस्ट दे चुका था बाबर पिछले 4 सालों में, वो सारे मिर्जा बंधु आमिर बने हुए थे। अब ये मिर्जा बंधु यहाँ पे गद्दी हथियाने के लिए षड्यंत्र कर सकते थे। इनसे हुमायूं को थोड़ा सा अवेयर रहना था। इसके अतिरिक्त राजकोष खाली था। दिल्ली सल्तनत की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई लोदियों के अंदर। आपको याद होगा, हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि तैमूर ने कमर तोड़ दी थी दिल्ली की। उसके बाद से आर्थिक हालत खराब थी। रही सही कसर, बाबर जब अपने जीवन के 4 मेजर युद्ध यहाँ पे 1526 से लेकर 1529 तक 4 साल तक लगातार लड़ता रहा। कॉस्ट होती है युद्ध की, यहां भी थी, और राजकोष की हालत बहुत खराब सी थी। इसके अतिरिक्त जो बात मैंने बाबर के बारे में बोली कि बाबर कहां से सेना को अपनी लेके आया, जिस जगह पे अपना परचम लहराता, जहां जीतता, वहां के लोगों को अपनी सेना में भी तो भर्ती करता, नई सेनाएं भी मिलती। लेकिन चूंकि बाबर फरगना से चला, फिर समरकंद, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर दिल्ली, रास्ते में पंजाब भी था, अफगान भी मिले, तुर्की भी थे, सारी तरह के लोग थे। ये सारे सैनिक, उसके अंदर एक खिचड़ी सी बनी हुई थी बाबर की सेना में। जब एक सेना नायक बाबर जैसा बलशाली योग्य आदमी हो तो क्या पता ये एक तरह से चल जाए। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो तो ऐसे लोगों को कंटेन किया जा सकता है। भारत का संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से भारत टुकड़ों टुकड़ों में टूटा नहीं। आतंकवादी या असामाजिक तत्व जो है बार बार ऐसे प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि भारत की विविधता बहुत है। भारत में विविधता में एकता का नारा सुनते हुए आते हैं बचपन से। तो विविधता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है गवर्नेंस का, इस वजह से भारत अखंड है अभी। लेकिन यहाँ पे बाबर के समय तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, मतलब एक तरह का राजा स्ट्रॉन्ग था। हुमायूं जस्ट नया राजा बना है, कोई एक्सपीरियंस खास है नहीं। तो ये बड़ी समस्या थी राज्य के विघटन की। राज्य विघटित हो सकता था, और उसमें सबसे मेजर पॉइंट था कि सेना जो थी वो एक तरह की डाइवर्स थी, उसमें विविधता थी सेना में। अलग अलग नस्ल के, अलग अलग तरह से बोला जाए कि जातियों के लोग इस सेना में थे। ये हुमायूं की इंटरनल समस्या थी। भाई ये समस्या क्या थी? आपको याद होगा, बाबर ने आया तो बाबर ने आते ही सबसे पहले मैप मंगाया था एक इंडिया का। देखा था दिल्ली में एक मेरा दुश्मन चुन लिया। बंगाल के अंदर नुसरत खां था, पंगे नहीं लेना चाहता। नुसरत खान ने क्या किया? अफगानों को सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। पिछली क्लास में आपको बताया कि बिहार और बंगाल वाला जो एरिया था, वहां पे उसने अफगानों को वापस एकत्रित होने का मौका दिया, फंडिंग की उनकी। तो इनके लिए समस्या कौन थी? हुमायूं के लिए। हुमायूं जब राजा, अफगान अभी भी बचे हुए थे। तो उन अफगानों के 2 मेजर नेता थे। ये 2 मेजर नेता कौन थे? पहला था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का ही कजन भाई था ये। दूसरा शेर खान।
शेर खां कौन था? अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इसके बारे में, अगली क्लास में। अभी के लिए भारत में आपने शेर शाह सूरी नाम का एक शासक सुना है, वही था शेर शाह सूरी। शेर खां के नाम से पहले जाना जाता था, वो बाद में इसकी उपाधि अपनी ले ली थी। तो यहाँ पे शेर खां, ये अफगानों की प्रॉब्लम। इसके अलावा राजपूत, हालांकि सांगा की मृत्यु के बाद राजपूत थोड़े से असंगठित हो गए थे, लेकिन फिर भी अलग अलग टुकड़ों में राजपूताने के अंदर मारवाड़ हुआ। मेवाड़ शक्तिशाली नहीं रहा उतना, लेकिन मारवाड़ के अंदर स्ट्रॉन्ग राजा थे अभी। तो राजस्थान की अपनी, राजपूताने की अपनी पॉलिटिक्स चल रही थी। एक और मेजर समस्या जो हुमायूं के लिए थी, वो थी गुजरात का बहादुर शाह। याद होगा पहली क्लास में मैंने नाम लिया था बाबर के समय पे। बाबर ने जब मैप में देखा था गुजरात के अंदर, आपको बताया था बहादुर शाह का राज चल रहा था और स्ट्रॉन्ग राजा था बाबर, उसके साथ कोई समस्या क्रिएट नहीं करना चाह रहा था उस समय। ये हुमायूं के समय की पॉलिटिकल स्थिति थी। अब हुमायूं करता क्या है, मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा नासमझ, थोड़ा सा अनुभवहीन था हुमायूं। ये अनुभवहीनता जो थी उसने समस्या क्रिएट की। कैसे कि एक और बड़ी समस्या जो आंतरिक समस्याओं में थी, माफ कीजिएगा, वो हम बड़ी समस्या जो मिस कर दी, जो पिछली क्लास में जरूर बात की थी, वो थी हुमायूं के खुद के भाई। कौन थे ये भाई? याद होंगे आपको, नाम पिछली क्लास में बताया था। कामरान सबसे बड़ा, उसके बाद हिंदाल और उसके बाद आस्करी। ये तीन भाई थे। अब हुमायूं जैसे राजा बना, तो मैंने जो बताया अभी अनुभव की कमी की मैं बात कर रहा था, कुछ एक तरह से भावुकता, क्लास में बोला था आपको कि भावुकता के अंदर या इमोशनल जब आप होते हैं तब आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते। भावुकता में इंसान तर्कशील नहीं रहता। राजा का तर्कशील रहना, तर्क के साथ डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है, उसकी प्रजा के लिए, राजा के लिए, खुद के लिए भी और राजा के पूरे प्रशासन के लिए। बाबर मरने से पहले हुमायूं के प्रति अपने पुत्र प्रेम को देखते हुए और बाकी के पुत्रों के प्रति भी प्रेम था, इस वजह से हुमायूं को एक तरह से बांध गया, एक प्रॉमिस ले लिया हुमायूं से कि अपने भाइयों में राज्य बांट देना थोड़ा बहुत। हुमायूं ये पितृभक्त, हुमायूं ने जैसा पिताजी ने कहा वैसा कर दिया, लेकिन अब राज्य बांटने का तो कह दिया, लेकिन ये बेटे जब नालायक हो तो इनमें राज्य बांटने से राज्य का नुकसान ही होना था। वही हुआ। हुमायूं ने राजा बनते ही सबसे पहला कदम ये उठाया कि अपने भाइयों को राज्य के इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे। अब ये भी बात है कि हुमायूं ठीक है प्रॉमिस किया था पापा को, लेकिन इतना कर लेता कि अपने एक तरह से कुछ गैर जरूरी प्रदेश जो थे वो दे देता। हुमायूं दिल्ली सल्तनत का राजा था, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज यहां पे नहीं कर सकता था कोई। फिर भी हुमायूं ने जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रदेश थे, कामरान को दे दिया काबुल और कंधार का सूबेदार बना दिया इसको। इंपॉर्टेंट क्यों थे काबुल और कंधार? आपको याद होगा भारत की तरफ ये तुर्की जब आ रहे थे, या तुर्की छोड़ो, अभी बाबर लेटेस्ट आया था, अफगानिस्तान को बेस बना के आया था। कंधार और काबुल का इंपॉर्टेंट स्टेट का जो सूबा था वो इसको कामरान को दे दिया। अब यहां से जो नए आक्रमणकारी आएंगे उनसे सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ऐसे अयोग्य हाथों में नहीं दे सकते ना। एग्जाम्पल, भारत के लिए सेंसिटिव सीमा है हमारी पाकिस्तान की सीमा या चीन की सीमा। बीएसएफ लगती है पाकिस्तान वाली सीमा पे, चाइना की सीमा पे हम लोग आईटीबीपी को बिठाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग अलग से होती है। अब वहीं पर उसकी जगह, अगर वो थोड़ा टाइम पहले वीडियो आया था, यूपी पुलिस ठाए ठाए करके भगा रही थी उनको, तो उस तरह के लोग बिठा देंगे, उस तरह की पुलिस बिठा देंगे। यूपी पुलिस वाले, वही जो महान जवान हमारे एक तरह से पुलिस वाले थे, उनको अगर उधर बिठा दिया जाए ठाए ठाए करने के लिए, तो चाइना और पाकिस्तान तो कब के लूट के चले जाएंगे हमें। लेकिन हुमायूं ने कामरान को उधर बिठा दिया। कामरान की वाकई में उतनी ही काबिलियत थी कि जितना वो डंडे से ठाए ठाए करते हुए यूपी पुलिस वाले कर रहे थे। तो ये एक मेजर प्रदेश इसने एक अयोग्य हाथों में दे दिया। कामरान की बारी थी। हिंदाल को जिम्मेदारी दे दी अलवर मेवात वाले प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सल्तनत के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट था, ये मेवात का एरिया था।
चूंकि मैंने बताया राजपूत एक बड़ी समस्या थे, बड़ी पॉलिटिकल पावर थे भारत में, इनके जस्ट सीमा पे आपने एक अयोग्य राजा को और मिला, ये भी गलत स्टेप। अस्करी को दिया गया सुंबुल का एरिया, यूपी के अंदर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बाबर ने हुमायूं को इसकी जिम्मेदारी दी थी। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि बाबर जब मृत्यु हुई थी उस समय पे हुमायूं सुंबुल में था। इस तरह से हुमायूं ने अपने राज्य के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने तीनों अयोग्य भाइयों को बांट दिए। इसके रेपरकशंस, इसके परिणाम कुछ होने थे जो हुमायूं को लॉन्ग टर्म पेन देंगे। हुमायूं का राज चला था 1530 से लेके 1540 तक। 1530 से 1540 तक पहली पारी चली थी। पहली पारी का क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे समझ में आएगा। 1540 में हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। ऐसी क्या कंडीशंस हो गई होगी कि हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा। दिल्ली छोड़ के तो मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं भागा था, जो इतना फेल हुआ था। एक पूरी क्लास हमने मोहम्मद बिन तुगलक के मिस एडवेंचर्स पे बात की थी, कैसे कैसे वो आदमी फेल हुआ था। फेल सुल्तान, असफल सुल्तान, मूर्ख विद्वान बोलते थे लोग उसको, मूर्ख विद्वान। अपने आप में एक तरह से ये शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन मूर्ख विद्वान बोला जाता था। यहां पे हुमायूं भारत की एक तरह से अपनी गद्दी छोड़ के भागा। ऐसा क्यों हुआ? वो हुआ हुमायूं के अपने मिसएडवेंचर्स की वजह से। ये क्या है? अब मैंने बताया, आपको बता दिया, एक भूमिका हमने तैयार कर ली कि हुमायूं ने अपने भाइयों को ये जिम्मेदारियां दी। इसके अलावा हुमायूं राजा बन गया था। बनने के बाद इसकी बाह्य समस्या जो थी, ये शेर खान राजपूत हुए या बहादुर शाह, इन सब के अंदर शेर खान, बहादुर शाह और महमूद लोधी, ये तीनों इसके लिए इमीडिएट थ्रेट थे। इमीडिएट थ्रेट का मतलब एकदम इनको हाथों हाथ डील करना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया कि राजपूत थोड़े से सांगा के जाने के बाद अपनी शक्तियां जो थे वो वापस कंसोलिडेट कर रहे थे, वापस इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन ये तीनों जो थे ये बहुत चालाक और बहुत ही एग्रेसिव थे। तो हुआ ये, अगर कोई भी एक तरह से बुद्धिमान राजा अगर गद्दी पे बैठा होता तो सबसे पहले इन्हीं को टारगेट करता, इन्हीं के विरुद्ध योजनाएं बना। हुमायूं इनके उलट चुनता है अपने पहले अभियान के रूप में कलिंजर को। बुंदेलखंड यूपी में कलिंजर का किला था, अभेद्य दुर्ग बोला जाता था इसको। ये अभेद्य दुर्ग क्या होता है? रणथंभौर के किले के बारे में आपको बताया था। अबुल फजल बोलता था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर के किले ने बख्तर पहना है। तो उसके फिर एक सामरिक इंपॉर्टेंस, एक युद्ध में इंपॉर्टेंस क्या थी वो भी आपको बताई थी। अभेद्य था वो दुर्ग, बहुत मुश्किल था उसको जीतना। कलिंजर के बारे में भी बोला जाता था कि इसको जीतना बड़ा मुश्किल था इस दुर्ग को। हुमायूं ने इसको सबसे पहले चुना। जब ऐसे दुर्ग को जीतना होता है तो अब बात ये होती है कि आपको घेरा डालना होता है। एक दुर्ग को घेरा जाता है राजा द्वारा अपनी दूसरी सेना के साथ। ये घेरा बड़ा लंबा चल जाता है। जिस राजा को के ऊपर आपने आक्रमण किया है वो राजा इस दुर्ग में बैठेगा अपनी सेना के साथ, और वो दुर्ग बड़ा ही एक तरह से, कोई भी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि वो दुर्ग एक तरह से बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। वो ऊपर से वार करते हैं जो सामने से शत्रु सेना आ रही। उनकी स्ट्रेटजी यही होती है शत्रु सेना की, यहाँ पे इस केस में हुमायूं की, कि इस दुर्ग को घेरा जाए तो इतना लंबा चलाया जाए कि अंदर का जो भी खाने पीने का सामान है वो खत्म हो जाए, फिर बाहर आना ही पड़ेगा या भूख से मर जाएंगे। लेकिन जो दुर्ग जितने बड़े होंगे, दुर्ग जितने अच्छे होंगे, उनकी एक खास बात होती थी कि भंडारण बहुत होता था। कलिंजर के दुर्ग में भी अब घेरा लंबा डालना पड़ा हुआ। अच्छा दुर्ग था ये, 5 महीने के आसपास ये घेरा चल गया। जब आपके 3 इतने बड़े दुश्मन आपके सामने बैठे हों तब आप ऐसा घेरा अफोर्ड नहीं कर सकते। हुमायूं कलिंजर के दुर्ग पे लंबा घेरा डाले रखता है, तभी खबर मिलती है अफगानों ने अटैक कर दिया है, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, जौनपुर तक आ गए हैं महमूद लोधी के नेतृत्व में। बताया आपको पहला जो थ्रेट था महमूद लोधी। महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगान जो है जौनपुर तक आ गए हैं। ये खबर सुल्तान तक माफ कीजिएगा, हुमायूं तक पहुंची। कलिंजर से हुमायूं अब थोड़ी जल्दी दिखाने लगा।
कलिंजर में हुमायूं अपने दुर्ग जो इसने घेरा डाल रखा था उसको एक तरह से अब थोड़ा जल्दबाजी में था। सामने कलिंजर के शासकों को भी ये बात पता चली। कलिंजर के दुर्ग से हुमायूं ने संधि कर ली, कलिंजर के राजा बाहर आए, उनसे संधि कर ली, दुर्ग उनको वापस दे दिया। जीत गया था हुमायूं अल्टीमेटली, लेकिन उन्होंने समर्पण कर दिया था, लेकिन हुमायूं ने ये दुर्ग इनको वापस दे दिया। तो वापस देने का क्या मतलब होता है? जब हुमायूं इधर 5 महीने वेस्ट कर चुका है और उन 5 महीनों में महमूद लोदी इतना शक्तिशाली हो गया कि वो जौनपुर तक आ गया है, तो ये समय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। T20 मैच में आपने देखा ना, पावर प्ले जो टीम मिस कर देती है शुरू के 6 ओवर, स्लो खेलती है, वो आगे कुछ खास बड़ा कर नहीं पाती और वो मैच में लास्ट में एनालाइज किया जाता है तो वो पावर प्ले की धीमी शुरुआत जो होती है वो उनको हराने में कारगर साबित होती है। ये हुमायूं के लिए पावर प्ले था शुरू के अपने कुछ साल, तो यहाँ पे शुरू के अपने 5-6 महीने इन्होंने कलिंजर में वेस्ट किए, जिसका कुछ आउटपुट भी नहीं मिला। अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में आगे तक आ गए थे। हुमायूं तुरंत कलिंजर से निकला, अफगान दास इधर आक्रमण किया, लेकिन महमूद लोदी ये युद्ध हार गया, हार के भाग गया। तभी नॉर्मली कोई शासक जो होता है ऐसे आक्रमणकारियों का पीछा करता है। लेकिन मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि हुमायूं के भाई बड़े नालायक थे, तो उनकी नालायकी आपको अब दिखेगी धीरे धीरे। कैसे? सबसे बड़ा भाई कामरान, यहीं पे अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, अफगानों के साथ जब ये लड़ाई लड़ रहा था तब खबर मिलती है कि भाई कामरान जो है ये पंजाब पर आक्रमण कर रहा है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का खुद का एक सूबेदार जो उसका भाई भी है, वो सुल्तान के ही एक एरिया पे अटैक कर रहा है, पंजाब को हथियाने लग रहा है। दिख रहा है भाइयों की नालायकी, यहां से शुरुआत हुई है। ये जैसे ही हुमायूं को ये खबर मिली, हुमायूं जल्दी से भागा उधर से, महमूद लोदी को हरा दिया था लेकिन इसका पीछा नहीं किया। जब आप अपने शत्रु को जिंदा छोड़ देते हो तो एक तरह से एक आपने एक उम्मीद वापस छोड़ दी है, एक और नया शत्रु वापस तैयार कर लिया कि उस शत्रु को आपने एक बार हरा दिया, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो ये समस्या थी हुमायूं। कामरान को जाके जैसे तैसे मनाया। और हुमायूं के साथ ये और चीज थी कि हुमायूं जो था ये अपने भाइयों के साथ अब प्रेम बहुत करता था। और देखा आपने कि एक तरह से हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमारी जो गलतियां होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं जब हमसे बहुत प्रेम से रहते हैं। कि एक तरह से वो वाले पेरेंट्स जो ज्यादा ही आपको राजा बेटा बना के रखते हैं, उनकी बात करता हूँ। तो आपकी गलतियां इग्नोर कर दी जाती है और आपको और तरह से और आपके इस बिहेवियर को शह दी जाती है। हुमायूं अपने भाई के साथ अब भाई को मना लिया, फिर दोनों भाई मिलकर छुट्टी बनाने चले जाते थे। आगरा और दिल्ली नशे में पड़े रहते थे, नशे में धुत दोनों। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जब इतने दुश्मनों से घिरा हुआ है, उस समय पे आगरा और दिल्ली में रंगरेलियां बनाता था। हुमायूं के साथ ये बोला जाता है बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था शुरू में। इस तरह से पंजाब का खतरा इन्होंने पहले टाला, लेकिन फिर बाद में अपने भाइयों के साथ ही छुट्टी मनाने चला गया। तभी खबर आती है, अब ये हुमायूं को ये खबर बड़ी भयंकर मिलती थी जब भी आती थी, चुनार का किला। चुनार के किले में शेर खान घेरा डाले बैठा है, चुनार का किला हथियाने वाला है। शेर खान ने ऊपर से बिहार में बहुत पकड़ बना ली, बहुत ज्यादा पावर्स बढ़ा चुका था। अब ये टाइम बड़ा ही लग्जरी था टाइम, इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज था टाइम। जो टाइम ये खो रहा था हुमायूं, उस टाइम पे हुमायूं के कॉम्पिटिटर्स वो तैयारी कर रहे थे और उनको सफलता मिल रही थी। हुमायूं के एक तरह से नुकसान पे इनको सफलता मिल रही थी। हुमायूं तुरंत भागा अपनी छुट्टियों से, जाके चुनार के किले में घेरा डालता है। पहला घेरा था ये चुनार के किले, लंबा घेरा चला, लेकिन तभी खबर आई कि एक और बहादुर शाह, गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने वाला है, चित्तौड़गढ़ की तरफ। मेवाड़ राणा सांगा का
राणा सांगा को बाबर के साथ युद्ध के बाद सांगा की मृत्यु हुई थी। मैंने बताया था कमजोरी थी चित्तौड़ के शासन में, लेकिन चित्तौड़ राजपूताने का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र था एक तरह से। वहां पर एक दुश्मन जो है वो उसको हथियाने वाला है। चित्तौड़ के साथ अब दिक्कत यही थी कि चित्तौड़ अगर जिसने हथिया लिया उसका दिल्ली के ऊपर अटैक करने का स्कोप ज्यादा बढ़ जाता था। तो बहादुर शाह की शक्तियां जो थी वो अनलिमिटेड बढ़ जाती अगर ये चित्तौड़ के दुर्ग पे कब्जा कर लेता है। हुमायूं को पता थी ये बात शेर खान को भी पता थी। शेर खान ने बड़े चालाकी से, क्योंकि जैसे ये खबर, अब ऐसा होता है कि शेर खान के अपने गुप्तचर थे जिन्होंने इनको ये इंफॉर्मेशन इनको भी पहुंचा दी। शेर खान ने यहाँ पे हुमायूं को चुनार के किले में घेरे के दौरान ही संधि का एक प्रस्ताव भेज दिया कि जहांपना आप तो दिल्ली सल्तनत के मालिक हो, मैं अदना सा आपके सामने चुनार के किले में बैठा हूं, आपके प्रति पूरी स्वामी भक्ति, आप जाइए, मैं नहीं आऊंगा कहीं और। यहां तक बढ़ गया मैं, लेकिन इसके आगे और नहीं बढ़ूंगा, चुनार का किला मेरे पास रहने दीजिए, आप मेरे 500 सैनिक और ले जाइए, आपको काम आएंगे आगे। हुमायूं फिसल गया मतलब इन चिकनी चुपड़ी बातों पे हुमायूं फिसल गया। हुमायूं ने बात मान ली, चुनार का घेरा हटा लिया, 500 सैनिक ले गया। पीछे से शेर खान अपनी शक्तियां भयंकर बढ़ाएगा, लेकिन शेर खान तो अपना काम करेगा जो करेगा। मेवाड़ में क्या हुआ? मेवाड़ में सांगा के जाने के बाद में एक वैक्यूम आ गया। राजा भोज, आपको याद होगा मीराबाई की कविताएं पढ़ी होगी आपने, मीराबाई के हस्बैंड थे भोज, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके जो सबसे बड़े बेटे थे सांगा के। उसके बाद विक्रमादित्य छोटे थे। और यहां पे मेवाड़ में कर्मावती नाम की रानी थी, जो विधवा रानी मेवाड़ में एक तरह की संरक्षिका बनी हुई थी। अब कर्मावती के लिए समस्या ये थी कि कर्मावती, अब वही था कि ये मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं को उतनी भी एक तरह से शक्तियां डेवलप करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन राजपूताने में अब कर्मावती बहुत ही विलक्षण बुद्धि का परिचय देती है, हुमायूं के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। बचपन में आपने जब वो रक्षाबंधन का लेख लिखा होगा, ऐसे लिखते हैं अपन, उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, उसकी कई वजह बताते हैं। उनमें से एक लिखते हैं क्योंकि इस दिन रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये सुना सबने, रानी कर्मावती ने हुमायूं को भाई मान के, कर्मावती को उसकी पॉलिटिक्स पता थी उस समय कि हुमायूं जरूर आएगा बहादुर शाह से लड़ने के लिए, हुमायूं नहीं चाहेगा कि बहादुर शाह स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन्होंने राखी भेजी कर्मावती ने, रानी कर्मावती राखी भेजती है हुमायूं को भाई मान के। राखी हुमायूं तक पहुंच भी गई, हुमायूं अटैक करने के लिए आ भी रहा था एक तरह से इधर मेवाड़ के साथ संधि करके गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराने के लिए। लेकिन बहादुर शाह ने भी अब थोड़ी पॉलिटिक्स खेल दी। बहादुर शाह ने एक पत्र लिखा हुमायूं को कि काफिरों के साथ युद्ध में मैं चाहता हूं कि मेरा स्वधर्मी भाई जो है वो मेरा साथ दे। बात नोट कर पा रहे हैं कि काफिर शब्द का उपयोग पीछे बाबर भी कर रहा था। बाबर ने अपने सैनिकों को वापस एक तरह से मोटिवेट कर दिया था ये बोल के, धर्म की संज्ञा देके। यहां पे बहादुर शाह ने भी धर्म वाला कार्ड खेला, और किसके खिलाफ? अपने ही शत्रु के खिलाफ जो उसी को मारने आ रहा था। धर्म इतनी सॉलिड चीज है। हुमायूं जो था, हुमायूं यहां पे भी बात मान लेता है। धर्म की चंगुल में हुमायूं फंस गया। राखी आ भी गई थी, मन भी था, लेकिन गया नहीं कर्मावती को बचाने के लिए। बहादुर शाह ने अटैक कर दिया, मेवाड़ में वापस साका हुआ। साका क्या है आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। बहादुर शाह के अटैक से चित्तौड़गढ़ चला गया हाथ से। अब हुमायूं को वापस याद आता कि अरे ये तो अपना दुश्मन है, तो वापस हुमायूं जो है बहादुर शाह के पीछे पड़ जाता है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ का खजाना लूट लिया। वो लूटने के बाद अब इनके बीच में टॉम एंड जेरी वाला खेल हो रहा था, चूहे बिल्ली वाला खेल हो रहा था। बहादुर शाह आगे आगे चल रहा है, हुमायूं उसका पीछा करते हुए अभियान लेके जा रहा है। इस सब सारी चीजों के बीच में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, जो खर्च हो रही थी, वो था टाइम। और ये इस टाइम का फायदा उठा रहा था महमूद लोधी और शेर खान।
अफगान इसका फायदा उठा रहे थे। शेर खान ने अपनी शक्तियां और बढ़ा ली। हुमायूं को खबर मिली कि अब ये और आगे बढ़ने वाला है। और आगे कहां बढ़ेगा? चुनार का किला जीतने के बाद हुमायूं को ये खबर मिली कि शेर खान चुनार जीतने के बाद में अब आगे बंगाल की तरफ निगाहें जमा रहा है। हुमायूं निकला इधर से बहादुर शाह का पीछा बीच में ही छोड़ के। अब ये था कि ये असाइनमेंट जो इसने लिया था उसको हर एक, आपने देखा शुरुआत जहां से की कलिंजर से लेकर अभी तक, अपना हर एक अभियान अधूरा छोड़ रहा है ये आदमी। ऐसे लोग कुछ याद दिला रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नहीं लगा। वो भी तो कुछ एक योजना लाता था, उसको अधूरा छोड़ के किसी दूसरी योजना को लाता। उस योजना की कमियां होती थी, वो फेल हो जाती थी, वापस ले लेता था, फिर सुल्तान बना। लेकिन हुमायूं के बारे में हम नहीं सुनते ऐसा। पता चलेगा जल्दी क्यों सुनते, क्योंकि अब बात ये थी कि मेवाड़ के अंदर इनको जैसे तैसे खदेड़ दिया गया बहादुर शाह के जवानों को। पीछे से हुमायूं भी आ गया, बाद में राजपूतों ने भी कुछ कुछ करके मेवाड़ छुड़वा लिया। बहादुर शाह से अपना पीछा छुड़वा के हुमायूं वापस आया, चुनार के किले पे घेरा डाला। चुनार का ये दूसरा घेरा था, मैंने पहला घेरा आपको बताया था, अब दूसरा घेरा था। हुमायूं जब तक चुनार आया, पीछे से शेर खान जो था वो निकल चुका था, बंगाल की तरफ कूच कर गया। हुमायूं ने इधर लंबा घेरा डाले रखा। बाद में पता चला अंदर तो शेर खान का बेटा है। अटैक हुआ, चुनार जीत लिया, लेकिन तब तक निकल चुका था बंगाल की तरफ। जो योजना, इसको खबर मिली थी कि शेर खान बंगाल तक अटैक की योजना बना रहा है। शेर खान ने बंगाल पे अटैक कर दिया था। नुसरत खान के वंशज थे, थोड़े वीक थे, लेकिन बंगाल स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था, अच्छा खासा पैसा था। बंगाल का राजकोष हथियार लिया शेर खान ने, क्योंकि अब शेर खान को पता था कि हुमायूं उसके पीछे पीछे जरूर आएगा। हुमायूं तो एक तरह से वापस ठेंगा दिखाते हुए शेर खान ये राजकोष लेके फरार हो जाता है। हुमायूं आया, पीछे से बंगाल पे कब्जा भी किया, लेकिन अब वापस एक खबर मिली कि इस बार हिंदाल ने विद्रोह कर दिया है। एक और वाहिदा तो ये हुमायूं के जीवन की आपको दिख रहा है कि बेचारा कितना लड़खड़ा रहा है। हर जगह पे एक अभियान के लिए जाता है, दूसरा कोई और भाई कहीं पे विद्रोह कर देता है, कहीं और अफगान आ गए, कभी गुजरात से बहादुर शाह आ गया, कभी शेर खान आ गया, कभी कोई लड़खड़ा के चल रहा है। हिंदाल का विद्रोह निपटाने के लिए जा रहा था हुमायूं। शेर खान को भी पता था। शेर खान ने अचानक धावा बोला और चौसा, माफ कीजिएगा, बिलग्राम में अटैक कर दिया। बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच में, लेकिन चूंकि हुमायूं जो था ये मूव पे था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी बात, अब मैंने बोला ना भाग्य बहादुरों का साथ देता है, और भाग्य कायरों को उतना ही परेशान भी करता है। हुमायूं कायर था, इस फेज में तो था, एटलीस्ट अयोग्य था ही। भाग्य ऐसा था कि अब बारिश भी आ गई, हुमायूं ढलान की साइड में था, उसके पूरे कैंप डूब रहे थे। अचानक धावा वापस बोला गया और बिलग्राम का युद्ध शेर खान जीत गया। शेर खान ने अब डायरेक्टली एक युद्ध में दिल्ली में बैठे मुगल सल्तनत के सुल्तान को हरा दिया। छोटी चीज नहीं थी। अब पूरे भारत में शेर खान के चर्चे हो रहे। हुमायूं यहां से जान बचा के भागा। चौसा में एक और अटैक कर दिया गया। इस बार हुमायूं के भाई भी आ गए थे इसके साथ, इनको भी भगा दिया गया। शेर खान ने चौसा में हुमायूं का पीछा भी किया। इसको हराने के बाद में शेर खान जीत गया चौसा का भी युद्ध। एक अफगान वापस दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला। हुमायूं को क्या हुआ? हुमायूं नदी में कूद गया, तैर के अपनी जान बचा के भाग गया यहां से। अब हुमायूं, ये बात है 1540 की। 1540 में जो मैंने बोला, ये हुमायूं के लाइफ का फर्स्ट फेज। हुमायूं यहां से हार के दिल्ली की गद्दी छोड़ के अब जान बचा के भाग गया। हुमायूं जो था भाग गया भारत से जान बचा के। 1540 दिल्ली की गद्दी पे बैठा शेर खान, शेर शाह सूरी के नाम से। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हुमायूं की थोड़ी आगे की जर्नी की बात करते हैं। हुमायूं अब यहां से जान बचा के भागा, अपने भाई के पास गया शरण लेने। उसके भाई भी उसके पीछे पड़े रहते।
इसका भाई हिंदाल जो था उसने एक बार के लिए शरण दे भी दी इसको, लेकिन वहां पे उसका जो एक गुरु था, धर्म गुरु, शिया गुरु थे, उनकी बेटी हमीदा के साथ हुमायूं का एक अफेयर चलता है। हुमायूं उसको लेके भाग जाता है, तो अब हिंदाल भी गुस्सा हो गया। हिंदाल के टीचर थे, उनकी बेटी को ले गए, तो वहां से हुमायूं के दुश्मन और उसके भाई खुद उसके पीछे पड़े हुए थे। हमीदा बेगम, आपको आगे याद रखिएगा, अकबर की माता का नाम हमीदा बेगम है, इसलिए इनका ये वाकया जरूरी है। और ये शिया थी, मैंने बताया शिया धर्मगुरु की बेटी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है थोड़े टाइम में, तो थोड़ा याद रखिएगा। हुमायूं यहां से निकला, निकलने के बाद में हमीदा से मिला, शादी हुई, लेके भागा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। राजस्थान में शरण मांगी थी, लेकिन शेरशाह सूरी के गुप्तचर पूरी तरह से फैले हुए थे हुमायूं के पीछे। राजस्थान में मालदेव, राजस्थान का एक राजा था, उसने प्रपोजल दिया था, लेकिन हुमायूं को भरोसा नहीं था। उसको डर था कि मालदेव इसको शेरशाह सूरी के आगे डाल देगा। तो हुमायूं यहां से निकलता है भारत की सीमाओं को पार करके। अमरकोट में वीरसाल नाम का राजपूत राजा था, उसके यहां शरण लेता है। यहीं पे अकबर पैदा हुआ, मुगल सल्तनत का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर राजा, जिसको भारत के अंदर एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करने के लिए भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक है अकबर। तो अकबर का जन्म इधर हो चुका था, इंपॉर्टेंट टाइम था ये। यहां से अब चूंकि खतरा टला नहीं था, तो अकबर को एकदम, नन्हे अकबर को जैसे जब गोद में लाके छोड़ा गया अपने पिता की, हुमायूं को उस समय भी ऐसा बोला जाता, बहुत खुशी हुई। लेकिन हुमायूं उस समय बहुत स्ट्रगल कर रहा था, खुद शरण लिए हुए, और उसने उस समय पे एक बात बोली थी जो इतिहास में जो कि त्यों दर्ज होगी। उसने अपने साथ में बैठे सैनिकों को, आप देखते होंगे कि आज भी हम जहां भी कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है, तो उसके बाद सारे स्टाफ को या उनको कुछ या तो पैसे देते हैं या मिठाई खिलाते हैं या कुछ भी अपनी खुशियां बांटते हैं। हुमायूं के पास उस समय पे अपनी खुशियां बांटने के लिए कुछ था नहीं। तो हुमायूं ने बोला, फूटी कौड़ी भी नहीं थी उसके पास, उसकी जेब में एक कस्तूरी का टुकड़ा था। कस्तूरी स्मेल आती है अच्छी सी, एक तरह से एक गंध होती है। उस समय पे उसको एक सेंट की तरह यूज किया जाता था, इत्र की तरह, इत्र में यूज होता था कस्तूरी। कस्तूरी के टुकड़े अपने उन सैनिकों को बांट दिए, और उसने बोला कि जिस तरह से इस कस्तूरी की गंध इस पूरे कमरे में फैल गई है, एक दिन मेरे इस पुत्र का, अकबर का यश भी पूरी दुनिया में फैलेगा। हुआ भी ये चीज। कई बार आप जब एक तरह से जब इतने इमोशनली अटैच्ड होते हो ना, उस समय में आपकी जबान पे ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती बैठी होती है, जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है। हुमायूं का अकबर के प्रति जो प्रेम था वो एक तरह से प्योर था। अब हुमायूं के लिए चूंकि समस्याएं वहीं की वहीं थी, अकबर को वहीं छोड़ दिया। अकबर यहीं पे थोड़ा पला बढ़ा। अकबर जो एकदम बचपन के छोटे से अकबर को इधर छोड़ के हुमायूं आगे निकल पड़ा ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान के शाह ने हुमायूं को हेल्प की। अभी तक का जो हमने हुमायूं का फर्स्ट फेज ये देखा 1530 से 1540 तक का, जिसमें वो राजा था, वहां पे सिर्फ असफलताएं मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ही ये भी एक असफल सुल्तान बनने वाला था, लेकिन इतिहास में हम इसको असफल सुल्तान के रूप में तो नहीं जानते। हुमायूं के बारे में थोड़ा सा इज्जत से ही लिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जितनी गालियां दी जाती है इतिहास में, उतना उस तरह से तो नहीं बोला जाता एटलीस्ट हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं ने अपने पाप धो लिए थे। कैसे? हुमायूं ने अपनी सारी समस्याएं, हमने बात की थी, उन समस्याओं से जूझता हुआ उसका पहला कार्यकाल ऐसा चला, लेकिन फिर ईरान गया, नए साथी बनाए, ईरान के अंदर उसको ईरान के शाह से डील की, एक संधि की। ईरान के शाह ने कहा कि मैं आपको सेना दूंगा, लेकिन 2 शर्तें। हुमायूं इस समय पे डेस्परेट था, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैंक चेक भी साइन करके दे देता। हुमायूं ने बोला कि क्या शर्तें हैं आपकी, जरूर मानी जाएगी। उन्होंने बोला, एक तो दिल्ली सल्तनत के अंदर शिया धर्म का प्रचार किया जाए। इस्लाम के अंदर 2 मेजर सेक्ट थी, शिया और सुन्नी। दिल्ली सल्तनत में सुन्नियों का एक वर्चस्व था, ईरान में शिया मत के एक तरह से धर्मावलंबी उधर चल रहे थे। तो ईरान के शाह ने इनको बोला कि शिया सेक्ट का प्रचार प्रसार किया जाएगा सुल्तान बनने के बाद यहाँ के बाद। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे।
दूसरी शर्त थी कि जीतने के बाद कंधार जो है वो ईरान के शाह को दे दिया जाए। हुमायूं ने बोला कोई दिक्कत नहीं। और अब हुमायूं ईरान से सैनिक टुकड़ी लेके कंधार की तरफ गया, कंधार पे आक्रमण किया, कंधार जीता। साथ में इस बार एक और चीज थी कि ईरान अब हुमायूं को एक बहुत ही शानदार, बहुत ही योग्य सेना नायक मिल चुका था और उसका नाम था बहराम खान। अकबर के टॉपिक में आपको बहुत डिटेल में सुनेगा बहराम खान का नाम। तो बहराम खान बहुत ही योग्य सेना नायक, और बहराम खान के नेतृत्व में अकबर, माफ कीजिएगा, हुमायूं की सेना पहले कंधार को जीतती है, फिर काबुल को जीतती है। उसने वादा किया था ईरान के शाह से कि कंधार दे देगा जीतने के बाद। उसने कंधार को ईरान के शाह को सुपुर्द कर दिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद ईरान के शाह की मृत्यु हो गई, तो वादा चूंकि ईरान के शाह से किया था तो कंधार वापस भी जीत गया इन्होंने, क्योंकि ईरान के शाह जिंदा नहीं थे। तो हुमायूं को, अब हुमायूं थोड़ा दिमाग से काम ले रहा और अपने तीनों भाइयों को, जिन्होंने इसको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया, कभी साथ नहीं दिया बल्कि उल्टा इसको परेशान ही किया। इसकी पहली पारी में तीनों भाइयों को एक एक करके किसी को जेल में डाला, किसी को अंधा करवा दिया, किसी को मरवा दिया। तीनों भाइयों से बदला लिया। अल्टीमेटली 2 युद्ध लड़े गए। एक था सरहिंद का युद्ध, अगला मच्छीवाड़ा का युद्ध। सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्धों में जीत प्राप्त करके हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी पर गया। और सरहिंद और मच्छीवाड़ा से पहले दिल्ली के अंदर आपको बताया था, पहले 1540 में आके बैठ गया था कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मारा जा चुका था, बाद में एक अपने अभियान के दौरान, कलिंजर का अभियान किया था, उसके दौरान मर गया। कल की क्लास में हम बात करेंगे। उस अभियान में वो मर गया था। तो दिल्ली की सत्ता में भी एक तरह का एक इंस्टेबिलिटी थी, एक वैक्यूम था, एक अपॉर्चुनिटी थी। हुमायूं ने इस बार मौका नहीं गवाया, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। हुमायूं, अब चूंकि अब बात वो थी कि जब आप एक हमारे टीचर हुआ करते थे, वो बोलते थे कि जब आप ज्यादा उड़ रहे होते हो ना, तो घर वाले आपकी शादी करवा देते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी आती है, लड़का तो बंद जाता है। हुमायूं जो इतना उड़ रहा था पीछे, हमीदा बेगम उसकी लाइफ में आई और अकबर आया, जिम्मेदारियां आई। अब हुमायूं टाइम वेस्ट करने की बजाय टाइम यूटिलाइज करना सीख गया था, क्योंकि अब जीतने के बाद में घर पे जाके वाइफ को भी टाइम देना होता था, बच्चों को टाइम देना होता था। तो ये हुमायूं सुधर गया एक तरह से। हुमायूं ने अपने पुराने पाप धो लिए। इस वजह से हुमायूं को, मैंने बोला ना, फेल्ड सुल्तान की उपाधि सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक को देते हैं, हुमायूं को नहीं देते। वजह यही है कि हुमायूं इतना फेल तो हुआ, लेकिन उसने अपने पाप धो लिए। सरहिंद और मच्छीवाड़ा में जीता बहराम खां के अव्वल नेतृत्व में, और दिल्ली की गद्दी पे वापस आके बैठा हुमायूं। दिल्ली वापस जीता 1555 में। और ये थी हुमायूं की दूसरी पारी 1555 से 56, सिर्फ 1 साल। लास्ट में हुमायूं जो था, हुमायूं को किताबों का बड़ा शौक था, ये बोला जाता है। अपने पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ पुस्तकालय की छत पे खड़े थे, तभी अजान की आवाज सुनाई दी, दौड़ के नीचे जाने लगे, तभी सीढ़ियों में लड़खड़ा के गिर गए। इतिहास में एक लाइन लिखी जाती है हुमायूं के बारे में, और जो ग्रेजुएशन कोर्सेज है उनके अंदर तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में। वो लाइन ये है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए चला और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। इससे ज्यादा एक सटीक लाइन हुमायूं के जीवन के लिए और नहीं हो सकती। हुमायूं हमने देखा कैसे कैसे लड़खड़ाया, और फिर लास्ट में कैसे 1556 में लड़खड़ा के गिरा और सिर पे चोट की वजह से मर जाता है। हुमायूं का बेटा अकबर अब बड़ा हो गया था और अगला राजा हो गया था। उससे पहले हुमायूं का कुछ और कंट्रीब्यूशन है जिनकी हम बात करें तो ये हुमायूं का अपना टॉपिक वैसे तो मोटा मोटी खत्म। हुमायूं के द्वारा 2 मस्जिदें बनाई गई थी। एक तो थी ईसा खां मस्जिद, एक जमाली मस्जिद थी। ये 2 मस्जिदें हुमायूं के समय पे बनवाई गई। इसके अलावा अगर हुमायूं के और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक किताब लिखी गई थी, हुमायूं नामा। ये हुमायूं की एक तरह से हुमायूं की जीवनी थी। हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, बाबर के
4 लड़के थे और एक लड़की भी थी, गुलबदन बेगम, सबसे बड़ी बेटी गुलबदन बेगम थी। उन्होंने अपने भाई की जीवनी हुमायूं नामा लिखी। हुमायूं ने इसके अतिरिक्त इसके हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है, बहुत ही शानदार मकबरा, आप जाएंगे तो देख के आएंगे, जरूर जाइए। इस मकबरे को बनाया गया था इनकी वाइफ हमीदा बेगम द्वारा। तो ये थी हुमायूं की स्टोरी। हुमायूं ने जो 1 साल राज किया दिल्ली पे वापस आने के बाद में अपनी दूसरी पारी में, इसमें शिया धर्म को एक तरह से वापस थोड़ा सा सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। और दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद से सुन्नियों का वर्चस्व जो था उसमें थोड़ी कमी है। ये थी हुमायूं की कहानी। पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल आते ही इंट्रो में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हुई है, लेकिन हुमायूं का टॉपिक इतनी डिमांड करता था। कल की क्लास में हम शेर शाह सूरी का ये बीच का जो फेज था ये पढ़ेंगे। ऐप इंस्टॉल कीजिए स्टडी मोबाइल, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, क्विज अपलोड हो रही है वहां पे।